हेलो नमस्कार सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वीडियो नंबर 17। इससे पहले हम 16 वीडियोस देख चुके हैं और इन वीडियोज में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले उन सभी एग्जाम्स में जिसमें मैथ्स पूछा जाता है। और मैथ्स में हम इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता हुआ चले। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियोज आपको हेल्पफुल रही होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, तो आप पहले उसको खुद करने की कोशिश करना। उसके बाद कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पे एक बार आप इसको खुद करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके। नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि इन दोनों को जो टोटल होगा, जैसे ए और बी मिलके काम करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी मिलके काम करते हैं 30 डेज के अंदर। ठीक है, ये हम क्या लिखते हैं इसके, हम लिखते हैं इनके सामने के टोटल जो टाइम है वो उनको कितना लगता है काम को पूरा करने में। लेकिन इसने कहा कि सी के साथ मिलकर के, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों के साथ मिलके जो लगते हैं टोटल, वो लगते हैं 24 डेज। 24 डेज। तो आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो, उसी को हम इनका एलसीएम बोल सकते हैं। और वही रोल प्ले करता है क्वेश्चन के अंदर टोटल वर्क का। तो 30 और 24 का जो एलसीएम आएगा हम उसको 120 ले लेते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उससे कोई जो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा, बस नंबर इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा वो 120 होगा। फिर हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, 30 से इसको भाग करेंगे 4 आएगा, 24 से इसको भाग करूंगा 5 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। फिर इनका किसी भी क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है भाई। आपको देखना है कि अगर ए और बी मिलके एक दिन में जो उनका काम है, ए और बी मिलकर जो एक दिन का काम है उनका, वो कितना है। ए और बी का एक दिन का काम जो है वो 4 यूनिट है, ये एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर भी ए और बी का जो एक दिन का वर्क होगा वो 4 यूनिट ही होगा, यानी कि एक दिन में वो 4 यूनिट ही काम करते होंगे या 4 ही रोटी खाते होंगे। तो फिर यहाँ पर ये 5 होने का सिर्फ एक मकसद हो सकता है कि सी भी जो है एक दिन में कितनी खाता होगा, एक रोटी, क्योंकि इन सबको जोड़ करके 5 आना चाहिए था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है, यानी कि सी एक दिन में एक रोटी खाता है। अब क्वेश्चन में पूछा कि अगर अकेले काम करे कौन, सी, तो सी को करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी चीज का अगर आपको समय निकालना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, जो भी काम कराना है उसको ऊपर लिखेंगे। हमें काम कराना है टोटल, तो यानी कि 120 काम कराना है। किससे कराना है, उसकी एफिशिएंसी हमेशा नीचे लिखते हैं। सी से काम कराना है तो सी की एफिशिएंसी 1 है। तो उसको अकेले अगर काम करना होगा तो पूरा काम करने में उसको 120 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए, मतलब आपको आसानी से हो जाने चाहिए, इस लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं, आप में से कोई भी, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी प्यारा दोस्त अगर बैंकिंग के लिए भी तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए भी बैचेज जो है बन चुके हैं और बनते रहते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेनी है, 9816064475 पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। डेमो क्लासेज अवेलेबल होती है, बैठिए और डिफरेंस फील करिए, किसका, क्वालिटी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कंप्लीट आपको कवर दिया जाएगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको प्रिपरेशन कर जाएगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी ने कहा कि हमने कहा एक 2 लीटर है, 2 लीटर ऐसे लिक्विड को जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और 3 लीटर एक ऐसा लिक्विड है हमारे पास जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो एक्चुअली जो हम रेशो में पढ़ते हैं मिक्सचर और एलिगेशन में, तो ये जो मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं कई टाइप के होते हैं, तो उनमें से ही एक टाइप ये है। मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी टाइप का है। इसने कहा कि पहले हमारे पास एक 2 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, दिया हुआ है इसने 3:2 दिया हुआ है। और इसने कहा कि हमारे पास एक और 3 लीटर का मिक्सचर है जिसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 है। तो इसने कहा कि इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो उस मिलाने में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। यानी कि इन दोनों को मिलाना है और मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये ऐसा आपको बताना है।
तो देखो सबसे पहले चाहे कोई भी टाइप हो, आपको हमने क्लास में देखा है, वैसे भी देखा है कि आपको पहले इक्वल तो करना होता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। तो इसके टोटल कितना दिख रहा है आपको, 5 यूनिट है। इसमें टोटल कितना दिख रहा है, 2 और 3 जुड़ के 5 है। तो मतलब कैपेसिटी तो पहले से इनकी बराबर है 5। लेकिन जिस रेशो में इसको मिलाना है, ये देखो एक्चुअली में ये एक अलग से रेशो दिया होता है कि आपको इस रेशो में इनको मिलाना है। एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि आपको एक रेशो दे दिया जाएगा, दो दूसरा रेशो दे दिया जाएगा कि इनको मिलाओ, क्या रेशो आएगा। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। फिर इसके बाद होता है सेकंड, ये वाला टाइप, जिसमें आपको एक रेशो दे करके बताया जाता है कि इसमें मिलाइए आप इस रेशो को। तो कैसे करेंगे भाई, इसमें देखो देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2 और 3 इधर भी 5 है, और 2 और 3 जुड़ करके इधर भी 5 है। मतलब पहले से ही इनकी कैपेसिटी तो सेम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। देखो अब दो क्वांटिटी था, तो दो की एक बार और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 तो 6 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। सेम इसमें करेंगे, 3 में 2 की गुणा करूंगा 6, और 3 में 3 की गुणा करूंगा तो 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, मिल्क में मिल्क ऐड करना है आपको, ये 6 है और ये 6 है, तो 6 और 6 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 12। और वाटर में वाटर ऐड करना है, यानी कि 4 हमारा इधर वाटर है, 9 इधर वाटर है, तो 9 और 4 जुड़ के कितना आ जाएगा, 13। तो 12:13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कि जो नया मिक्सचर हमारा बन के आएगा, उस मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:3। सॉरी सॉरी 12:13। 2:3 में तो इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में हमने देखा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये वाले। इनको कैसे करते, ऐसा दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं आपको। इनको कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी का 40% दिया है पहले, ठीक है, चलो पहले लिख देता हूं थोड़ा सा। तो इसने कहा कि a माइनस बी और इसका 40% जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, a प्लस बी के 20% के बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं, का मतलब है ना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी की वैल्यू यहां पर हमेशा कितनी होगी, इधर रखी होगी, और a माइनस बी की वैल्यू इधर रखी होगी। बात समझ गए कि नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 40 मानी जाएगी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 40 है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 20 है। तो यहां से दो इक्वेशन आपको मिल रही है, इनको सोल्व करना है बस। कैसे करते हैं, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो इनको जोड़ के आधा, 40 और 20 60, 60 का आधा कितना, 30। b की वैल्यू चाहिए तो इनको घटा के आधा, 40 में से 20 घटाएंगे 20, उसका आधा 10। तो ये a और b की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे इसको ट्रू करके भी देख सकते हैं, कैसे कि ए और बी को जोड़ के 40 आएगा, और ए में से बी को घटा करके 20 आएगा। 30 और 10 40, 30 में से 10 घटाऊंगा तो 20। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वहां पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है। तो बी पूछा है, यानी कि जो 10 है वो कितना परसेंट होगा, किसका, ए का, तो नीचे 30 आएगा और इंटू कर देंगे 100। जीरो से जीरो काट दूंगा, 10 में 10 की गुणा करूंगा 100, और डिवाइड में आ जाएगा 3। तो 100/3% जो है वो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3, और 1/3 को 33 1/3% भी लिख सकते हैं, और 33.33% भी लिख सकते हैं। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों तीनों की तीनों एक ही चीज है। 100/3%, 33.33% और 33 1/3% जो है, कोई भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपकी कोई चीज छूट गई है जो आपने नहीं देखी है, तो उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से। तो क्वेश्चन में क्या है कि यदि 51 और 85 का जो एलसीएम है, 51 एंड 85 का जो एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ, उसको 51 माइनस 85 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 51 और 85 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हम डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। एलसीएम एचसीएफ में हमने देखा था, सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, क्या है बवाल चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं, कितने तरीके होते हैं। तो एलसीएम निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एचसीएफ निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एचसीएफ निकालने का पहला तरीका डिवीजन मेथड, दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे बात करूंगा मैं डिवीजन मेथड की। हमेशा बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड करो। तो 51 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 51 से कट के कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटेगा 4, 8 में से 5 घटेगा 3। अब फिर से इस 34 से 51 को आपको डिवाइड करना होता है। ये भी एक बार जाएगा तो 34 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे 7, 4 में से 3 घटेगा 1,
अब फिर से इस 34 को यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 17 गुना 2 34 होता है, यानी शेषफल बच गया है 0। जहां पर आपका शेषफल 0 बच जाता है, जिस नंबर से आपका शेषफल भाग होकर के शेषफल 0 आता है, वही नंबर इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो फिर इसने कहा कि इस एचसीएफ को इसमें व्यक्त करना है। व्यक्त करने का, इसके रूप में लिखने का मतलब होता है कि मैं ये लिखना चाहूंगा कि 51m माइनस 85 ये बराबर है इनके एचसीएफ के। इस नंबर के रूप में लिखा गया है एचसीएफ को। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 51 और 85 का एचसीएफ जो है, यानी कि इस लाइन का मतलब है 17, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है 17। 51m माइनस 85 के रूप में किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो 85 को इसको लेकर जोड़ दूंगा इधर ला करके, प्लस हो जाएगा। तो 51m जो है वो इक्वल हो जाएगा 102 के। ये 85 जो है ये दशमलव नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर 85 इधर आकर के जुड़ेगा 102, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 102 डिवाइड में 51, तो कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। m की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 51 और 85 का जो एचसीएफ है उसको इस रूप में लिखना है, ऐसा मान लेना। तो इस रूप में लिखने का मतलब इस रूप को इसके बराबर करना है हमें, तो आंसर हो जाएगा m की वैल्यू 2। m की वैल्यू पूछी उसने वहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगर हर पैकेट में पेंसिल की संख्या एक जैसी है, यानी कि हर पैकेट, जैसे कुछ पैकेट है यहां पर ऐसे, हर पैकेट में जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो बराबर है, ठीक है। हर पैकेट में पेंसिल की संख्या एक जैसी है और 12 पैकेट में 96 पेंसिल्स हैं, तो हम यहां से क्या बता सकते हैं भाई। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि देखो मैं आपको 12 पैकेट दे रहा हूं और इनमें टोटल 96 पेंसिल्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक पैकेट में कितने होंगे। तो आप भी बता सकते हैं कि अगर टोटल आप मुझे 96 पैकेट दे रहे हो, सॉरी 96 पेंसिल्स दे रहे हो जो 12 पैकेट में है, तो एक पैकेट की वैल्यू कितनी होगी। एक पैकेट में कितनी पेंसिल्स रखी हैं, 8 पेंसिल्स रखी हुई है एक पैकेट में। बात को समझे कि नहीं। यहां तक का जो लाइन है ये वाला, इसे कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हर पैकेट में पेंसिल की संख्या बराबर हो और 96 पेंसिल रखने के लिए 12 डब्बे लगते हैं, तो एक डब्बे में कितनी पेंसिल होगी, एक पैकेट में 8 पेंसिल्स होंगी। अब ये क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है तो 304 पेंसिल की जरूरत होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। कोई कस्टमर, कोई बच्चा आया कि मेरे को 304 पेंसिल चाहिए टोटल, मुझे बांटनी है, तो आप कहेंगे 304 खुली तो है नहीं मेरे पास, तो पैकेट में है, और एक पैकेट में कितनी है 8 है, तो उसको आप कितने पैकेट दोगे, 300, 304 उसको चाहिए और एक पैकेट में कितनी है 8 है, तो 8 से भाग कर देंगे, उसको पैकेट दे दोगे। आप कितने पैकेट दोगे, 8 से करेंगे, 8 दूनी, सॉरी 8 ते 24, 8 ते 24, 6 बज गया, 8 अटे 64, तो 38 पैकेट आप उसको दे दोगे, क्योंकि एक पैकेट में 8 है, और 38 पैकेट जब आप उसको दोगे तो 38, ऑप्शन नंबर बी, 38 पैकेट जब आप उसको दोगे तो उसके पास पहुंच जाएगी 304 पेंसिल्स। ठीक है, आसान सा है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आसान है तो कर दिया फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में किसमें, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्वेश्चन में इजी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पिछली बार जब हमने पुलिस का पेपर दिया था तो उसमें कई सारे क्वेश्चन जो थे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में और सिलेबस में भी लिखा हुआ है, हालांकि टाइम एंड वर्क नहीं लिखा है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब टाइम स्पीड और डिस्टेंस में टाइम स्पीड डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, ट्रेन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और बोट के क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर में क्या कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 450 मीटर लंबी ट्रेन, 450 मीटर लंबी ट्रेन को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी आपको समय पूछा गया है क्वेश्चन में, देखेंगे ना लास्ट में क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिर समय का मतलब क्या होता है। समय का मतलब होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, बस आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ये पता लगाना होता है कि दूरी कितनी चलनी है। तो हमेशा जब आपकी ट्रेन चलती है और उसके साथ साथ किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार किया जाता है जिसकी खुद की कुछ लेंथ होती है, तो उसमें जो दूरी चलनी होती है, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, जो दूरी चलनी है ट्रेन की लंबाई तो लेंगे ही लेंगे, प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी लंबाई इसमें जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दूरी जो चली जाएगी
वो 600 मीटर की दूरी जो है वो कवर की जाएगी इस क्वेश्चन में। 450 मीटर लंबी ट्रेन है और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 600। चलिए जी, अब बात करते हैं चाल की। इसको गति भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं। चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी किस चीज में? फॉर्मूला लगाने में, क्योंकि फॉर्मूला हमारे दो होते हैं। होते एक ही है लेकिन उसके दो तरीके से लगाने का तरीका होता है। एक तो लगता है कि मीटर में अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में लेंगे तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी डिस्टेंस मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और आपके ऑप्शंस सेकंड में है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो मीटर में है तो आपकी जो चाल होगी वो होगी मीटर प्रति सेकंड में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो टाइम है वो सेकंड में आपका तभी आ पाएगा। यानी कि फॉर्मूला हम ये लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी देखो, आप देखेंगे कि हम सीधा इसको बदल देते हैं किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 80 में गुणा कर दूंगा 5/18 की। ठीक है भाई। अब मैं इसको यहाँ पे क्यों बदलूं? मैं क्या करता हूँ, सीधा क्या करता हूँ, क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए समय। अब देखो, इतनी चीजें बार बार लिखनी है नहीं। दूरी कितनी है? 600 मीटर। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना है आपको, 600 बटे में। चाल कितनी है? 80। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, और 18 आपका ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन बन गया नीचे तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 8 × 5 होता है 40। 40 की एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगी। दो से इसको काट दूंगा 2 बार, दो से इसको काट दूंगा 3 बार, दो इसको काट देगा 9 बार, और 9 × 3 27 सेकंड का काम है। को टोटल क्वेश्चन का आंसर 27 सेकंड्स होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात हुई है। ठीक है जी। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। फॉर्मूला एक ही है और लगता दो तरीके से है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या मतलब, डिस्टेंस किस में दी है, स्पीड किस में दी है, कैसे करें उसको। तो ये समझना जरूरी है। ये पहली क्लास में ही आपको बताया जाता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में बड़ी क्लैरिटी होना जरूरी है कि हमें डिस्टेंस किस में दी है तो स्पीड किस में आएगी और टाइम किस में आएगा, सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर है 5/3 के। अब देखो, क्वेश्चन में आप जब वैल्यू निकालेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है। आपको एक चीज देखी होगी क्लास में, हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये हमारा रेशियो का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जब कोई दो ही चीज को जोड़ करके उन्हीं का डिफरेंस भी नीचे दिखेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। ये कहाँ से आया? ये पहले वाली वैल्यू ऊपर और ये दूसरे वाली वैल्यू नीचे। ये बराबर हो जाएगी किसके? 5/3 के बराबर नहीं होती है। ये हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर एक बार जोड़ देंगे जैसे उधर हो रखा था, और इनको एक बार माइनस कर देंगे। यानी कि यहां से पता चला कि सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा ये इक्वल किसके आ गया है? ये आ गया है 4/2, 2 के, 8/2 के। और 8/2 को क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। देखो भाई, 5 और 3 8, नीचे कितना बच गया? 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। लेकिन हमसे तो पूछा है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा पे चलते हैं। साइन थीटा कैसे निकलेंगे? क्या इसको ऊपर ले जाके कॉट थीटा लिख सकते हैं? आप मुझे बताएंगे। तो सेक थीटा इंटू कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कितना होता है? टेन थीटा जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ओके जी, मल्टीप्लाई कोट थीटा क्या होता है? ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये इक्वल किसके है? 4 के। तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। 1/sin थीटा 4 आ गया है। 1/sin थीटा 4 आ गया है। लेकिन इसने साइन थीटा नहीं, इसने 1/sin थीटा नहीं पूछा, इसने पूछा साइन थीटा बताओ। तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब इसके नीचे एक माना जाएगा। अभी देखो, उल्टा करेंगे तो साइन तो ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/4। मैंने इसको भी उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 के, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, और इसमें ये जो फिगर है हमारी, ये बहुत क्वेश्चन में पूछी जाती है। इस फिगर में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि आपके सामने कभी भी इस तरीके की कोई फिगर बनती है, आपको ट्रेंगल तो ये है नहीं, ध्यान रखना ये ट्रेंगल नहीं है। यहाँ से एक लाइन इधर जाएगी और एक लाइन इधर जाएगी और ये मिल जाएगी ऐसे। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ कि ये कुछ भी है, जैसे मैं ले लेता हूँ ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ये बी है, और ये एंगल कितना है, सी है। ध्यान रखना उसका, ठीक है। ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये इन तीनों वैल्यू के सम के बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ये वाली जो वैल्यू है ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होती है। ये जो बीच में यहाँ पे वैल्यू बनती है इन तीनों एंगल के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको थोड़ी सी और समझ आएगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा कि हमारे पास एक फिगर है ऐसी, ये ट्रायंगल टाइप से बनाया, लेकिन ट्रायंगल नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये यहाँ से इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी। तो इसने कहा हमारे पास कि फिगर ए बी डी है, नहीं नहीं, इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर में दी है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे क्या है, डी है इसने कहा। तो इसने कहा कि इन द गिवन फिगर एंगल ए बी डी, ए बी और डी कितना है, 55 है। तो ये वैल्यू हमारी 55 है, मैंने लिख दी है। और एंगल ए सी डी, ए सी और डी ये बराबर है किसके, 30 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है। नॉन रिफ्लेक्स बी डी सी, बी डी सी ये एंगल कितना है, ये है एक्स डिग्री है। तो इसने कहा कि x माइनस वाई कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कि ये वाला जो एंगल होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये इन तीनों के सम के बराबर होता है, यानी कि y प्लस 55 प्लस 30। तो इसको मैं 85 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ, 85। अगर मैं इस y को उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, 85 के। बस ये ध्यान रखना है आपको, 85 के। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का सम होता है। इस बात को आप देख भी सकते हो, ये चीजें जो इसी से तो आपकी ट्रिक्स बनती है, इसी से आपका ज्योमेट्री ऐसे तो चला है। जो चीजें बार बार अप्लाई हो रही है, ट्रू हो रही है, उसको एक आइडेंटिटी मान देते हैं कि भाई ये हर बार ट्रू होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके और इसका जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का सम होगा। ये आपने क्वेश्चन में यहाँ पे देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया था द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ पी क्यू आर, ठीक है जी। एक ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर। और द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, एक एंगल बाइसेक्टर, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि भाई जैसे ये एक एंगल है ना, इसको बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में ऐसे बांट देते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीट्स द साइड क्यू आर एट एस, एस पे मिलता है ये। देखो क्वेश्चन पढ़ो कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर से एस पे मिलता है। तो यदि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, पी आर की वैल्यू कितनी है, 15 है, और क्यू आर जो है ये पूरा का पूरा 18 है, तो एस आर की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू बतानी है। तो देखो एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि अगर आप किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं किसी भी लाइन से, तो यहां पे जो ये लाइन आएगी बिल्कुल सामने, ये हमेशा इस नीचे वाली लाइन को उसी रेशो में बांटेगी जिस रेशो में ये दो साइड से एंगल बना हुआ था। आप कहेंगे क्या मतलब, क्या बोल रहे हो। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जैसे ये वाला एंगल था ये किस साइड से बना है, एक इससे बना है और एक इससे बना है। तो इनका रेशो ले लो आप, इनका रेशो ले लिया, ये 3 चौक 12 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया। तो जो इस वाली और इस वाली साइड का रेशो होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये हमेशा इसी रेशो में बांटेगा, ये इसी रेशो में बांटेगा। ये वाली जो लाइन ऊपर से आई है ये इस पूरी लाइन को इसी रेशो में बांटेगी। किस रेशो में भाई, जिस रेशो में ये दोनों साइड थी। तो आपने कहा कि ये पूरा यहां से आ तो 18 था, और 18 का रेशो हमें पता चलेगा कितना, 4:5 था। तो जब इनको रेशो में बांटेंगे तो आपको रेशो में बांटना आता है, 4 और 5 जुड़ के कितना हो गया, 9, 9 से इसको भाग करूंगा तो 2 आएगा।
तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। ये वाली साइड 8 आएगी, ये वाली साइड 10 होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है ये वाली, ये 8 है और ये 10 है। तो कोई से भी पूछ सकते हो आपसे, SR पूछिए तो आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि QS बताओ, तब इसका आंसर 8 हो जाना था। ध्यान क्या रखना है, एंगल बाइसेक्टर अगर आप खींचते हैं तो ये सामने वाली लाइन को उसी रेशो में बांटेगा जिस रेशो में ये दोनों साइड्स होती है। बस बात खत्म। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसने कहा कि हमें कुछ डेटा दिया है नीचे, तो इनका मीडियन बताइए क्या होगा। पहले तो हमें देखना होगा कि मीडियन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका। आप कोई भी नंबर, आपको ऐसे क्वेश्चन जब दिखेंगे, पिछली बार पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए थे, मीडियन क्या होता है, आपको कुछ वैल्यूज दी गई होगी, उनको क्या करना है, हमेशा एक सीक्वेंस में लगाना है। चाहे वो सीक्वेंस आपका घटता हुआ हो, चाहे वो बढ़ता हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और उसके सबसे बीच की वैल्यू जो होगी, पहले आपको उनको बढ़ते क्रम में लगा देना है, और उनके सबसे बीच में जो वैल्यू होगी वो उनकी माध्यिका होगी। बस बात खत्म। तो कर लेते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर ये तो बढ़ता क्रम नहीं है, पहले 1 आ गया, फिर 1.1, 2.3, फिर 0.1, ये तो छोटे बड़े हैं। अच्छा, अगर इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया पता होगा कि भाई अगर जैसे मान लो मुझे इनकी माध्यिका निकालने, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास 3 नंबर है, 1 2 3, तो आपको पता है मैंने इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, तो ये वाली वैल्यू इनकी माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो यही है। चलो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 नंबर है मेरे पास, 5 नंबर मैंने इनको बढ़ते क्रम में लगा दिया, और जो बीच में आएगा वो उनकी माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू मान लेते हैं भाई 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो अब इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इधर हो गए, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपका कभी ये संख्या जो है सम हो जाती है, अगर इवन नंबर आपके होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो बीच वाली 2 वैल्यू है, इनके भी बीच में क्या आएगा जो आपको दिख नहीं रहा है, वो उसका मीडियन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करता हूं मैं आपको। इसको पहले क्या करते हैं ना, इन सभी नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। जब बढ़ते हुए क्रम में लगाऊंगा तो आप पहले ये देख लेते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अगर हमारे पास नंबर है, तो इसमें तो बीच वाला नंबर नहीं दिखेगा। चलो, तो फिर देखो सबसे छोटी वैल्यू कहां पर है, इस पे 0.1 है, 0.1 है। इसके बाद 0 से कोई और शुरू है, 0.9 भी है, 0.9 है। इसके बाद 1 से शुरू है, 1 है, अकेले 1 है। फिर 1.1 भी है। ठीक है, 1 से और कोई शुरू हो रहा है, 1 से कोई और शुरू नहीं हो रहा है। 2 पे चलते हैं, 2 पे कहां पर है, 2 पे एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, यानी कि 2.3 और 2.5। 2 पे और कोई वैल्यू है, 2 से शुरू हो रही है कोई वैल्यू, ये नहीं होगी, ये हमने कर ली है, ये कर ली है, ये कर ली है, ये कर ली है, ये कर ली है। फिर थ्री से शुरू नहीं हो रहा है, तो 4 है, 4.2, 4.6 है। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकेंगे। इसको, ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, या फिर इसको मैं इधर ले आता हूँ। सॉरी, सेलेक्ट नहीं हो रहा है इससे ना। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना। 0.1, 0.9, 1, 1.1, 2.3, 2.5, उसके बाद क्या है भाई, 2.5 के बाद क्या आएगा, 4.2, 4.6, 4.2, 4.6, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बाकी है। 2 कौन कौन सी बाकी है, 2 2, अच्छा 3.9 रह गया भाई। देखो ये पंगा रहता है थोड़ा, 3.9 रह गया है। 3.9 के बाद कितना है, 4.2 है, फिर 4.6 है, और फिर कितनी है, 5 है। 10 नंबर हमारे पास हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब मैं इनको बांटने जाऊंगा, जब मैं इनको, अरे यार ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि हमारे पास कुछ डेटा दिया है और इसका मीडियन बताइए। मीडियन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो ये कैसे निकलती है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं, बस उनके बीच वाली वैल्यू बतानी है, लेकिन कब,
या तो आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब या तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लगा दो या घटते हुए में लगा दो, एक क्रम रखो और जो बीच में वैल्यू है वो बता दो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 3 नंबर है, ये बढ़ते हुए क्रम में है तो ये बीच वाली वैल्यू होगी, घटते हुए में लिखोगे तब भी ये बीच वाली होगी, तो मीडियन यही रहेगा, चाहे बढ़ते हुए में लगाओ चाहे घटते हुए में लगाओ, जो बीच में होगा वही होगा। फिर आप कहेंगे अगर 4 वैल्यू हो जाए तो बीच वाला कैसे निकालेंगे हम? भाई 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, तो बीच में कैसे निकालेंगे? हमेशा क्या करेंगे, जो बीच में है इनके बीच की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक समझ रहे हो ना? जैसे 6 नंबर हो गए 6, तो मैं क्या करूंगा, 3 इस तरफ हो जाएंगे 3 इस तरफ, इन दोनों के बीच में जो होगा वो उनकी माध्यिका होगी। सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं एक बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए जो क्रम में जब लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 0 से शुरू कहाँ पर हो रही है, 0.1, एक है 0.1, एक है 0.9, ठीक है। 0 से और शुरू नहीं हो रही है, फिर हमारा कितना है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 1.1 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 1.1 है, 1 से और कोई शुरू नहीं है, तो मैं इसको काट देता हूँ, ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, ये काट दिया। 2.3 है और 2.5 है, 1 से और शुरू नहीं हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ 2.3 है, 2.5 है, ठीक है भाई, ये भी काट दिया, 2.3 2.5 मैंने लिख लिया। 2 से और कोई शुरू नहीं हो रहा है, 3.9 है, तो 3.9 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 से यही के बाद ये नंबर आता है, ये भी कर दिया। फिर आएगा 4.2, फिर आएगा 4.6 और फिर लास्ट में 5। अब हमें क्या लिखा है ना, माध्यिका निकालनी है। 10 नंबर है हमारे पास, ये देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में हम बीच वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम देखेंगे 1 2 3 4 5, इनको एक तरफ कर दिया और ये जो 5 है एक तरफ कर दिया, तो बीच में क्या बचा, बीच में यहाँ पर बचा, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच की वैल्यू निकाल देनी है। साफ साफ दिख रहा है कि 2.3 और 2.5 के बीच में 2.4 आएगा। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, ये इसकी बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, 2.3 प्लस 2.5 हो जाएगा। भाई क्या हो रहा है, 2.3 प्लस टू, अरे 2.3 प्लस 2.5 डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो गया 4.8। 4.8 का आधा करूंगा तो 2.4 जो है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, और अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू है मतलब ये सब के बीच की वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन सभी नंबर्स की जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो कितनी हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। अगर ये नंबर विषम होते हैं तब तो निकालना आसान है, आधे इधर कर दो आधे इधर, एक बीच में बचेगी, तो वो विषम हमारी बीच की माध्यिका हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी कुछ नंबर दिए हैं, नीचे दिए गए अंक बढ़ते क्रम में लिखे हैं, इसने कह दिया कि ये पहले से लिखे हैं। द डिजिट्स गिवन बिलो आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से ये क्या है, अरेंज्ड है, मतलब 3 है, उसके बड़ा 5 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा 15 है, उससे बड़ा 25 और सबसे बड़ा 51 है, ये अरेंज्ड है। तो इनकी माध्यिका 10 है, इनकी माध्यिका क्या है, इनका मीडियन जो है वो 10 है, तो P की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 की माध्यिका कैसे निकलेगी? 8 में तो हमें यही करना पड़ेगा कि 4 इधर कर दिए 4 इधर कर दिए, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 उधर, तो बीच में तो कोई वैल्यू बची नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों की माध्यिका निकालनी पड़ेगी। और माध्यिका कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 3 और प्लस 3p + 2, 3p + 2, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं आधा करूंगा तो मीडियन आ जाएगी, और मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन सभी नंबर्स का जो मीडियन है वो 10 होना चाहिए। 2 इसको आगे इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 20 हो जाएगा, 3p और 2p जुड़ के 5p, 3 और 2 जुड़ के कितने 5, 2 जब इसको आगे इधर गुणा करेगा तो 20 हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5p बराबर है 15 के, और p बराबर जो है 15 को भाग कर देगा 5, कितनी बार, 3 बार, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो P की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आसान है, बस बीच वाली वैल्यू आपको जोड़ के आधी करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अ सिलेंडर हैज ए हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड द कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 528 है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं भाई? हम परिधि देखेंगे कितनी है, सिलेंडर, सिलेंडर आप जानते हो ना, जो नीचे से भी गोल होता है ऊपर से भी गोल होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक सिलेंडर नहीं होता जो रसोई में रखा होता है, हर चीज जो जिसका बेस और उसका जो टॉप है अगर वो सर्कल है तो वो सिलेंडर है। जैसे पाइप होता है पानी निकालने के लिए, या ट्यूबलाइट्स टाइप होते हैं, ये सब सिलेंडर है।
तो आपने देखा इसके एक तरफ सर्कल है, तो सर्कल की परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, और उसमें एच की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर बात करते हैं इसकी, ये क्या चीज है हमारा, ये है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 528। लेकिन एक सेकंड, हमें कुछ वैल्यू पता है यहाँ पर, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 हमें पता है, रेडियस हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में हाइट दी हुई है 14 है, तो ये बराबर है 528 के। यहां से 7 जो है 7, ये इस 14 को 2 बार काट देगा। 22 × 2 44, 44 में 2 की गुणा करो 18, तो आर जो है वो बराबर होगा 88। इधर जा करके डिवाइड कर देगा इसको 528। या फिर मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 4 × 22 से लिख देता हूँ, 4 × 22 लिख देता हूँ। 4 से चलो अभी 11 से कर लेते हैं, 11 से कट जाएगा 2 बार, और ये 4 यहाँ पर रह जाएगा। 11 से करूंगा, 11 × 4 = 44 और 11 × 8 = 88। 6 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 से कट जाएगा 6 बार, तो रेडियस कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से हमारा मतलब सिर्फ ये था कि रेडियस निकाल ले किसी तरीके से। तो क्वेश्चन में कहा गया कि उसका वॉल्यूम बताइए, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² × h, ये हमें बताना है। तो हमें वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है ये 6 × 6 हो जाएगा, और एच कितना है 14 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 7 से 14 फिर से कट जाएगा 2 बार, तो कितना बच गया 22 × 2। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको 22 से रखता हूँ, 6 × 6 = 36 × 2, तो 22 में गुणा कर दूंगा किसकी, 72 की। इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, ये हम लिख देंगे 11 × 144। ये 11 मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है। लास्ट में 4 है तो 4 ही रहेगा, 4 में 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो आंसर होगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अब आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैंने आपको बता दिया है, पुलिस और बैंकिंग के बैचेस चले हुए हैं, बन रहे हैं अभी भी, अभी डेमो क्लासेस चली हुई है। आप में से किसी को भी, स्पेशली जो पुलिस वाला बैच है, इसमें अगर किसी को भी, आपको या आपके किसी भी दोस्त को अगर एडमिशन चाहिए, प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, तो वेलकम है आपका। आप इस नंबर में आपको लिख रहा हूँ फिर से, 9816064475 कॉल करेंगे, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। आप एकेडमी विजिट भी कर सकते हैं, एक बार आप एकेडमी आइए, स्ट्रक्चर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और क्वालिटी देखिए, जो आपको चाहिए वो ही मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।